नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी की भविष्यवाणियां किस तरह से सच साबित होती आई हैं और पिछली बार जिस तरह से कहा गया आचार्य जी की तरफ से कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सरकार को हिला देगा, और सच में सरकार हिल गई। आचार्य जी, सरकार तो हिल गई जेनजी के प्रोटेस्ट से, और उसके बाद डर इतना कि अब संसद भी नहीं आ रहे हैं, ना मोदी जी आ रहे हैं, ना शाह जी आ रहे हैं। तो क्या मोदी शाह का ये जो डर है, कोई गणना है इसकी भी क्या ज्योतिषी में, कि इस डर के पीछे भी कोई ग्रह काम कर रहे हैं क्या? ओह! बहुत अच्छी बात। अरे वाह! क्या बात आपने कही है, मेरे दिल को छू लिया। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ वैसे हॉरोस्कोप है, 2 ग्रहों को मैं दिखा देता हूँ। ये हॉरोस्कोप भारत की हॉरोस्कोप दिखाइएगा, आपके ऑफिस में भी है। और दर्शकों, ये जो है ट्रांजिट है, मतलब हम 9 तारीख को हमारा प्रोग्राम आ रहा है। ये 9 अगस्त का ये ट्रांजिट है, ग्रहों की स्थिति भारत की कुंडली में आज क्या है और 15 अगस्त 1947 को क्या थी। तो ये इसलिए बताना जरूरी था कि जो आपने डर की विषय बात की, डर जो है वैदिक ज्योतिष में राहु से देखा जाता है। तो हमारी आप ये देखिए कि जो भारत की कुंडली में आप देखिए, जो मैंने दोनों ऑफिस में बोलिएगा, दोनों कुंडलियों को एक साथ दिखाएं, सो दैट के दर्शक सीखेंगे ज्योतिष कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। तो मिथुन लगन में ही 1947 में 15 अगस्त को भी मंगल था, और अभी भी मंगल मिथुन में ही आ गया है। क्या नाम है, पिछले हफ्ते या पिछले दिनों आया था। तो इसमें एक तो मंगल राहु के नक्षत्र में है। दूसरा बात यह है कि ये विद्यार्थी ही क्यों इस समय जागृत हुए। तो देखिए, काल ने अपनी गणना में, हमेशा प्रोग्राम में बताता हूं कि हम सब ग्रहों के अधीन बंधे हुए हैं। देश का साधारण आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, कोई देश हो, सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, सब ग्रहों की चाल से बंधे हुए हैं। और ये ग्रह हमारे मनोदशा को, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल और साइकिक लेवल पर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हमारे डिसीजन जो है अच्छे या बुरे होते हैं, और वो ही हमारी तकलीफ का कारण बन जाते हैं। तो 5वें घर को देख रहा है मंगल 15 अगस्त 1947 को भी, और आज 9 अगस्त को भी हम देखें तो भी 5वें घर को देख रहा है। तो आपने देखा ना कि बैक टू बैक, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि सीजेपी का आंदोलन है। सीजेपी का आंदोलन करके आप लोग, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं। एक ज्योतिषी तो ये देखेगा कि छात्र आंदोलन आ रहा है, तो भारत की कुंडली का क्या 5वां घर एक्टिवेट हो रहा है, बुध का क्या कनेक्शन है। क्योंकि एक मैंने रिसर्च अपने पिछले प्रोग्राम में दर्शकों के साथ शेयर की थी कि जो 1947 के बाद जितने भी आंदोलन हुए भारत में, जिसमें छात्रों ने तख्ता पलट किया है सरकार का, तो उसमें मंगल और बुध का दोनों का कनेक्शन आता है। तो मंगल उत्तेजना का और आंदोलन का कारक है, बुध जो है युवा पीढ़ी का, जिसको आप जेन जी कहते हैं, जेन अल्फा भी आप उसी में ही आएंगे। और तो इस तरह से ये देखिए, विधि का विधान है। काल ने नियति, मोदी अमित शाह को कोई विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव के, अरविंद केजरीवाल नहीं हटा सकते हैं। भगवान ने ये स्वतः एक रचना रची, तो वो बच्चों के रूप में आ रही, क्योंकि मंगल जो है बुध की राशि में बैठे हैं, और कन्या राशि को प्रभावित करे। दोनों राशियों से बुध की राशि से कनेक्शन उनका आ गया, और क्या नाम है, राहु के नक्षत्र में है। तो ये जो फियर साइकोसिस इसमें बीमारी है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब मैं दिखा रहा हूं। इसमें अलग अलग तरह की, नाना प्रकार की बीमारियों के बारे में हम जान सकते हैं कुंडली से ही। बीमार पड़े, देखिए डॉक्टर का रोल तब आता है हिमांशु, जब हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर आपको बीमार होने से पहले ही बता सकता, जन्म के समय ही बता सकता कि ये बच्चा आपका डरने वाला होगा। तो मैं आज भाजपा की, आरएसएस की और अमित शाह की कुंडली दिखाना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ये जो है संसद में नहीं आ रहे हैं, और डर क्यों गए। जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो मैं अक्सर ये कहा, क्योंकि उनके कई बड़े नेताओं ने मुझे कहा कि उनका जन्म का समय वो गलत बताते हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी की हॉरोस्कोप तो मैं डिस्कस करता नहीं हूं। तो मैं इसी डर को बता सकता हूं आपको आरएसएस की कुंडली से, बीजेपी की कुंडली से और अमित शाह की कुंडली से। तो ये डर जो है, इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए, जब से मोदी जी को ब्रांडिंग की गई और मोदी जी राजनीति में आए हैं, 12 साल गुजरात में रहे, तब तक तो लोगों को कुछ पता नहीं था, ज्यादा एक राज्य तक सीमित थे। केंद्र में आने के बाद इनका इतना हजारों करोड़ रुपए का, तो वो आपके सार्वजनिक भी हो गया है कि योगी आदित्यनाथ तो मोदी जी को भी पीछे छोड़ चुके हैं, कि जो बजट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे, अपनी ब्रांडिंग पर सरकार का और अपनी छवि बनाने में जो खर्च किया, वो मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया। पता नहीं मैंने किस कैलकुलेशन में, कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था किसी प्रोग्राम में, कि 1 से 2 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा आ रहा है, अगर वो हजारों 6-7 हजार करोड़ को निकालेंगे तो।
तो इतना पैसा खर्चा किया गया, तो ये छवि क्यों? और मोदी जी के बारे में तो एक अक्सर हिमांशु मैंने एक और बात शेयर की थी, किसी जर्नलिस्ट के जरिए मुझे पता लगा था, उसने प्रोग्राम में बताया था कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गांधीनगर में उनके घर के पास से हाईवे जा रहा था, तो एक बार टायर फट गया और मोदी जी अपना घर छोड़ के भाग गए और पुलिस की गाड़ी में बैठ के भाग लिए वहां से, कि वो उनको लगा कि बम ब्लास्ट होगा। तो मोदी जी बेहद डरपोक हैं, और मुझे तो मुरली मनोहर जोशी जी ने, जो मोदी जी के गुरु भी रहे हैं, मोदी जी उनको कॉपी भी करते हैं। जब भाजपा में थे मोदी जी, तो मोदी जी अपनी एग्रेसिव छवि जोशी जी की वजह से बनाते थे। तो जोशी जी ने भी बताया था ये बेहद डरपोक इंसान है। तो मुझे कई सारे, शंकर सिंह बघेला जी ने भी बताया कि बहुत डरपोक हैं। तो दोनों के दोनों डरपोक हैं। ये केवल पुलिसिया कार्रवाई करके, जिसको पुलिस स्टेट कहते हैं, कि मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव डंडा चला करके लोगों को डरा धमका दो, वो कोई ताकत नहीं होती है। ताकत ये होती है परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते हो। देखिए, साहस जो है अलग चीज है, जो करेज होता है वो अलग है। करेज है, आपका शौर्य है, वेलोर है, पराक्रम है। ये वैदिक ज्योतिष में कुंडली के तीसरे भाव से देखे जाते हैं। और चंद्रमा बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका जो आप ज्योतिषी कारण पूछ रहे थे, अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है पाप ग्रहों से, और तीसरा घर भी अगर उसका पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति कमजोर है, तीसरा घर, तो ऐसा व्यक्ति डरपोक तो होगा। इसके एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बीमारियां कही गई हैं डर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बेसिकली मूलतः डरपोक हैं, दोनों के दोनों। तो एक तो ये आप अपने ऑफिस में बोलिएगा कि भाजपा की और उनकी हॉरोस्कोप जो है ये मैं दिखाता हूं, तो फिर मैं विवेचना साथ साथ एक साथ करता हूं। ये देखिए, आपकी ये आरएसएस की हॉरोस्कोप है दर्शकों, ये आपकी आरएसएस की हॉरोस्कोप है, और भाजपा की हॉरोस्कोप भी आपके पास है, ये भाजपा की हॉरोस्कोप है। दोनों हॉरोस्कोप को एक साथ लगवाइएगा ऑफिस में, तो मैं अच्छे से व्याख्या उसकी कर सकता हूं और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, दर्शकों को। तो देखिए, ये टेक्निकल राइटअप है, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। ये राइटअप दर्शकों को अक्सर मैंने इसलिए कहा था, हिमांशु पिछले प्रोग्राम में भी, आप मजे की बात बताऊं, मैंने जो आपके साथ जो पिछला प्रोग्राम किया था, तो उसमें कांवड़ के ऊपर जब मैंने बोला, तो उसमें कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आचार्य जी, हमने उसका कंटेंट कॉपी करके मीडिया में उसको न्यूज के रूप में शेयर किया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं मेहनत करता हूं, जो मैं अपने नोट्स बनाता हूं, आप लोगों के साथ साझा करने से, शेयर करने से यह है कि आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। सत्य को बताना मेरा काम है। एक आचार्य का काम ही देखो हिमांशु ये होता है कि सत्य को बताना। तो ये मैं आपको हॉरोस्कोप बता रहा हूं, ये मैंने जो राइटअप है जरूर शेयर कीजिएगा। दो तरह की मेंटल डिसऑर्डर बीमारियां होती हैं, एक पैरानोइया कहलाती है, फोबिया कहते हैं जिसको साधारण इंग्लिश में, इंग्लिश का ही वर्ड है फोबिया, जिसको भय आना, डर होना, जो आप अभी मोदी और शाह जो क्या नाम संसद में नहीं आ रहे हैं, उसी टॉपिक पे आज आगे मैं बढ़ते हुए बता रहा हूं। एक पैरानोइया बीमारी होती है, दूसरी बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया। ये दोनों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो आपके किसी भी व्यक्ति के अंदर डर को व्यक्त करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है कितना ही खूबसूरत हो, कितनी ही लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का हो, लेकिन वो अपने सामान्य जिंदगी में इस तरह की चैलेंजेस को फेस करता है। तो मैं उसको आपको शेयर करके बताता हूं। क्या बीजेपी, अमित शाह, आरएसएस, मोदी के हॉरोस्कोप में फियर, फोबिया और पैरानोइया, स्किज़ोफ्रेनिया इस बीमारी के ग्रह योग हैं, जिसके कारण ये मानसून सत्र में संसद, मीडिया, विश्व और जैन अल्फा को फेस करने में डर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी को से और प्रश्न पूछने से भागते हैं। मोदी जी तो बहुत ज्यादा डरपोक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, घबराते हैं। डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, डिप्लोमेसी का अर्थ नहीं जानते। इन लोगों को, भाजपा और आरएसएस के लोगों को, मोदी जी को, शाह को डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट और फ्रीडम, डिप्लोमेसी का अर्थ भी नहीं पता है। ऐसे नेता, संस्थाएं देश ही नहीं संपूर्ण मानवता के लिए श्राप हैं। राक्षसों की, आपको पता है, राक्षसों के, दर्शकों, राक्षसों की प्रवृत्ति भी ये होती है। राक्षस भी डरते थे, लेकिन वो केवल अपने क्रूरता से आम जनता को डराते थे। जैसे हम भयानक चेहरा धार्मिक सीरियल वगैरह में, पिक्चरों में देखते हैं कि राक्षस कैसा विकराल रूप लगा, आपको डराएंगे। लेकिन वो वही तरह का, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो लोग हिंसा की सोच रखते हैं या भेदभाव और या नफरत की बातें करते हैं, ये आंतरिक रूप से बड़े कमजोर होते हैं। क्योंकि जो आंतरिक रूप से स्ट्रॉन्ग, मजबूत इंसान होता है, वो सौम्य होगा, उसके अंदर क्षमा होगी, उसके अंदर विनम्रता होगी, नैतिकता होगी।
कि आंतरिक रूप से जब तक आप मजबूत नहीं होगे तब तक आपके अंदर सदाचार नहीं आ सकता, नैतिकता कभी नहीं आएगी। तो राक्षसों की प्रवृत्ति भी ठीक ऐसी ही होती थी। ऐसे चंड मुंड, दो चंड मुंड राक्षस हुए थे जिनका देवी जी ने हत्या की थी, माँ दुर्गा ने। ऐसे चंड मुंड प्रवृत्ति के राक्षसों का अंत नारी शक्ति द्वारा ही होता है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार। ऐसे राक्षसों का अंत हमेशा नारी शक्ति करती है। और पता नहीं क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को छोटी छोटी बच्चियां गाली दे रही हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बहुत विचलित हैं। कोई अगर उनकी जगह मेल होता तो नरेंद्र मोदी जाने क्या क्या कार्रवाई करवा देते उसके खिलाफ। सो ये हिमांशु पैरानोया मेंटल डिसऑर्डर है। इट इज करेक्टराइज बाय एक्सेसिव डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन और फियर that others are out or may harm or deceive them, often without evidence. It can manifest schizophrenia or anxiety disorder. Symptoms include hypervigilance. इसीलिए अमित शाह और मोदी ने अजीत डोभाल के साथ कुछ प्लानिंग भी की है, अपने घरों की 3 लेयर सिक्योरिटी भी कर रखी है इन लोगों ने। यही कारण है कि ये प्रत्येक प्रोटेस्ट, चाहे वो किसानों का हो, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, मजदूर आदिवासियों का हो, उसे कुचलने और खत्म करने का हर संभव प्रयास करते हैं डर के कारण। बड़े बड़े पत्थर गार्डर लगवाकर सड़कों में कीलें ग्राउंड करवा देते हैं। आपने देखा ना किसानों के लिए किस तरह से सड़क में कीलें लगवा दी थी इन्होंने। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। डर जो है आपके शरीर को नहीं होता, ब्रेन का कंसेप्ट है ये। सो बेसिकली इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके कारण पल्स रेट चेंज हो जाता है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस उखड़ जाती है, बीपी, शुगर और डाइजेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है। यही कारण है कि मोदी जी जो 140 प्लस करोड़ भारतीयों के पीएम हैं, उनके पास इतना वक्त कहां से आ गया कि रात रात में जागकर रील्स बना रहे हैं। ये अंदर का डर है कि उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमेनिया बीमारी हो चुकी है। बूढ़े तो हैं ही वो, 77 साल के हो गए तो बुढ़े तो हैं ही वो। उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, जो भूलने की बीमारी होती है डिमेंशिया कहते हैं। इसी कारण वो टेलीप्रॉम्प्टर लगातार यूज करते हैं कि वो स्वतः अपने आप बोल नहीं सकते किसी कंटेंट को। अब उनके अंदर ये चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये उनके अंदर का डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी है। सिमिलर मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप को भी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी तरह का ऑर्डर है। क्या हमने देखा था जब ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप रात को 2-2, 3-3 बजे ट्वीट करते थे। अरे भैया, आदमी इतना बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप भी 80 साल से ऊपर के हो गए, 80 के आसपास है। तो ऐसा आदमी जो इतना बड़े देश का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, रात को सोता क्यों नहीं है? तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनको भी स्लीपिंग डिसऑर्डर है। वो रात में बार बार ट्वीट करते रहते तो सोते नहीं थे। जरा सा विरोध और अकाउंटेबिलिटी प्रश्न पूछने पर वो भी गंदी गंदी गालियां देने लगते थे। उनकी गालियां तो कितनी फेमस हुई हैं। उन्होंने नेतन्याहू से लेकर के किसी सऊदी अरब के प्रिंस से लेकर जाने किस किस को गालियां दी उन्होंने। ऐसे लोग अपने जीवन में, अब हमारे भारत को भी नरक का गड्ढा कह दिया था। ऐसे लोग अपने जीवन में बेहद अकेले होते हैं। दे फाइंड डिफिकल्टी इन ट्रस्टिंग अदर्स। दूसरी बीमारी जो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। It is a chronic mental health disorder characterized by disruption in thought process, perception, emotions and behavior. ये व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है ये बीमारी। ये एक ब्रेन का कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस करना बेहद मुश्किल है। यही मोदी जी के साथ यही परेशानी है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, स्किज़ोफ्रेनिया के? डिल्यूजन, भ्रम, झूठी लेकिन मजबूत धारणाएं, जैसे मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है या मैं एक विशेष व्यक्ति नॉन बायोलॉजिकल हूं, ऐसी धारणा बन जाती है। मोदी जी कहते हैं ना नॉन बायोलॉजिकल। सो एक भ्रम की स्थिति पैदा। आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी, मोदी, शाह, योगी और स्वयंसेवकों में ये अंधभक्तों के ये सिम्टम जरूर होते हैं। मति भ्रम, हेलुसिनेशंस, ऐसी चीजें देखना, सुनना, महसूस करना जो वास्तविक नहीं है। भारत, जैसे कि हम आरएसएस अक्सर कहता ना, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, ये सब मति भ्रम है। ये आपको काल्पनिक रूप से दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। असमान या अव्यवस्थित बिहेवियर, भावनाओं का कम होना या चेहरे पर भावहीनता, संवेदनहीन होना। इसलिए मोदी, शाह, जैन जी, जैन अल्फा पर देखिए, इनका आप जो मैं आपको बयान कर रहा हूं बीमारी का, उसके आप सिम्टम प्रैक्टिकल रूप से जीवन में देख सकते हैं कि इसीलिए मोदी, शाह, जैन जी, जैन अल्फा पर पुलिस की बर्बरता
कीलों वाली लाठी, इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठी, टीयर गैस, पैलेट गन्स, AK-47 की गोली, महिलाओं और बच्चियों पर सेक्सुअल असॉल्ट, एब्यूज, छात्रों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या या दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप में मरने वाले लोगों, सैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्सों के जवानों के शहीद हो जाने पर उनके घर जाकर कभी आपने देखा हो सांत्वना देने गए हो 12 साल में नरेंद्र मोदी? कभी नहीं है। तो ये इनको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी का ही संकेत है। उनके परिवार के लोगों को गले लगाना तो दूर की बात है। आप नेहरू गांधी परिवार को देखिए, गरीबों के घर में जाते हैं। आज राहुल गांधी भी है, देखिए किस तरह से कुली से लेके वो ट्रक ड्राइवर से लेके ड्राइवर्स के बीच में जाकर आम आदमी के बीच में जाकर कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन इन लोगों को, मोदी, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को कभी नहीं आपने देखा होगा। लोगों को गले, उनके घर परिवार के लोगों को कभी गले लगाते हुए नहीं देखा। युवाओं की शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, स्कूल कॉलेज में थर्ड क्लास फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी ना बोलना, मौन रखना, बेरोजगारी, महंगाई, देश पर बढ़ते हुए कर्ज। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक, IMF के कर्जों का भारत सबसे बड़ा देश बन चुका है दुनिया में। सामाजिक रूप से ये आइसोलेट अपने आप को रखते हैं। तो देखिए कभी किसी से इनका मिलना जुलना ज्यादा नहीं, ये बहुत सोशल नहीं होते ऐसे लोग। मोटिवेशन और इंटरेस्ट में इनके अंदर कमी आ जाती है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के अंदर। बोलने में कमी या रिलैक्स या हैप्पीनेस या ब्लिस की, आनंद की कमी, मतलब खुश होकर के इनको आनंद की अवस्था में ऐसे लोग रह नहीं पाते। कॉग्निटिव सिम्टम्स, फोकस करने में ऐसे लोगों को डिफिकल्टी होती है। मेमोरी लॉस, इंफॉर्मेशन गैदर करने में परेशानी होती है और पुअर डिसीजन मेकिंग होती है। ऐसे लोगों के लिए वो डिसीजन बार बार बैकफायर करते हैं। तो अभी आप देखिए कुछ समय से भाजपा और मोदी और अमित शाह के साथ यही हो रहा है, जो डिसीजन ले रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। तो इसके ज्योतिषीय कारण जो हमने जब पूछे, जब कुंडलियां और हॉरोस्कोप तो मैंने आप लोगों को दिखाई, तो दर्शकों सुन लीजिए, ज्योतिषीय कारण इसके ये होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भय, संशय, डाउट का कारण मून और मरकरी और उनके ऊपर शनि, राहु, केतु, मंगल से पीड़ित होना। ये किसी की कुंडली में अगर इस तरह का प्रभाव है तो उसको डर, अनजाना डर जरूर रहेगा। इस तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया वो जरूर होंगे। ये समस्या गंभीर तब हो जाती है जब मून और मरकरी और पाप ग्रहों से प्रभावित 6, 8, 12, भारत वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 12 भाव में से 3 भाव जो होते हैं वो संकट के माने गए हैं, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर ये कॉम्बिनेशन मरकरी मून का एफ्लिक्शन, पाप ग्रहों से प्रभाव 6, 8, 12 में हो तो बहुत गंभीर बीमारी के रूप में आता है। और अष्टम भाव तो मतलब सोचिए जन्मजात बीमारी, जैसे बच्चे जो होते हैं ना डर के, मतलब बच्चे यूरिन कर देते हैं बिस्तर में डर के कारण, ये हम बचपन में एक बीमारी देखते हैं। तो अगर वो बचपन से ही, वो आपको 8वां घर जो होता है हमारा क्रोनिक लेवल की बीमारी का होता है, अगर बच्चे के जन्म के समय ग्रह आ गया जो इस तरह की बीमारी, तो बच्चा बचपन से डरने लगेगा। इसी तरह से हिमांशु आपने देखा होगा कि आप जैसे बहुत सारे मंदिरों में इन्होंने क्या ढोंग मचा रखा है। हमारे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है और कई भी जगह पे आप कहते हैं ना देवी आ गई, और या वो सर गरीब लोग जो है ना अपना सर घुमाने लगते हैं, वो पूरे बाल खोल करके, ये सब हेलुसिनेशंस के हैं, मति भ्रम होने के कारण है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है जो उनके अंदर के डर के रूप में निकल के आती है। तो ये, और जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर उनकी कुंडली को विवेचना की जाए तो चंद्रमा और बुध की पीड़ा जरूर होगी और 6, 8, 12 से कनेक्शन होगा। इसको विषाद योग, विष योग कहते हैं अगर चंद्रमा और शनि साथ में हो। ग्रहण योग और पिशाच योग, मून और चंद्रमा और राहु साथ में हो, मून और केतु साथ में हो। श्रापित योग, शनि और राहु साथ में हो, तो श्रापित योग मतलब पिछले जन्म का कोई श्राप आपको मिला हुआ था, इसके कारण ये आपको बीमारी आई है। पाप कर्तरी योग, पाप कर्तरी कहते हैं दर्शकों उनको कि जो ग्रह बैठा है उसके आसपास लेफ्ट और प्रीवियस हाउस में और एक्सीडिंग हाउस में अगर पाप ग्रह हो, तो ऐसे ग्रह की जो पड़ोस है, नेबरहुड है, वो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो ऐसा आपके अंदर भी वो कमी लेकर के आएगा। जैसे हिमांशु आपको देखिए, आप जहां रहते हैं उसके बराबर वाले मकान में या उसके दूसरे मकान में 2 क्रिमिनल अगर रहते हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ता है। मतलब उसकी मानसिकता, उनकी कार्रवाई का आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से वैदिक ज्योतिष में माना गया है कि अगर कोई ग्रह है उसके बराबर में लेफ्ट और राइट में, मतलब आसपास में अगर 2 पाप ग्रह बैठे हैं
तो वो भी पाप ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकता। तो पाप कर्त्री कहते हैं, लग्न किसी की कुंडली में चंद्र या बुध पाप कर्त्री में हो तो भी इस तरह के स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोइया, डर वाली बीमारी का। अष्टम भाव का प्रभाव, मून और लग्न एक्सपेक्टेड बाय 8th लॉर्ड और राहु और शनि और ऑल दोनों पर, तो भी इस तरह की बीमारी आती है। मून मरकरी प्लेसमेंट इन 6, 8, 12 हाउसेस, बुध का और चंद्रमा का प्रभाव अगर 6, 8, 12 में, जो मैं आपको बता चुका हूं, और इनकी दशा जब आ जाए, चंद्रमा में बुध की दशा और बुध में चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी तरह बृहस्पति, ये क्लासिकल ज्योतिष के कॉम्बिनेशन है कि बृहस्पति और बुध की दशा भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इनका कारण यह है कि चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि जो है का कारक बुध होता है। तो हमेशा इंटेलेक्ट और माइंड में 36 का आंकड़ा होता है कि मन हर चीज को अपनी इच्छानुसार जल्दी जल्दी करना चाहता है, जबकि बुद्धि उसमें पॉज लगाती है, वो सोचती है सोच समझ के करो, चिंतन के साथ करो। तो बुद्धि के लिए वो डिसीजन हमेशा आपको फायदा पहुंचाते हैं, और मन के द्वारा लिए हुए डिसीजन आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। तो डाउट और इंडिसीजन कंफ्यूजन के ग्रह योग हैं, बुध शनि योग, बुध राहु केतु योग, बुध अगर नीच का है और कंबस्ट है, जुपिटर अगर आपका नीच का है और कंबस्ट है, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, 3rd हाउस और 5th हाउस। 5th हाउस हमारी वैदिक ज्योतिष में दर्शकों वो होता है जो बुद्धि का होता है, 3rd हाउस होता है हमारा पराक्रम का, प्रयास करने का, मनोभाव का भी होता है। तो और आपका संगत का भी 3रा घर ही होता है। तो आपने संगत भी अगर आपकी खराब है तो भी आपके अंदर डर आ जाए, जैसे आपका उठना बैठना ऐसे लोगों में जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हो और डर की बातें करते हो, तो आपके अंदर भी रात को सपने आने लगेंगे बुरे बुरे, तो वो 3rd हाउस का प्रभाव हो गया। तो 5th हाउस, 3rd हाउस, 5th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी डाउट्स, संशय और इंडिसीजन कंफ्यूजन के ग्रह युग हैं। चंद्रमा बुध दोनों एक साथ पीड़ित हो तब भय और संशय दोनों एक साथ स्ट्रांग होते हैं। बुध चंद्र की दशा या चंद्र बुध की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती। चंद्रमा मन, कॉग्निटिव हेल्थ, इमोशंस, फीलिंग्स, परसेप्शन, स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग, प्रॉब्लम ऑफ बीपी इसका कारक है। शनि लॉन्ग इन्फ्लुएंस, वरी, तमोगुण, और राहु अकारण अचानक भ्रम और शंका का कारक है। केतु अनक्लियर, आध्यात्मिक भय, बुद्धि का विच्छेद होना। गुरु श्रद्धा और विवेक, और मंगल उत्तेजना, क्रोध, हिंसा, ब्लड का डिसऑर्डर है। पिछले प्रोग्राम में हमने एक बात भी की थी, जब राहुल गांधी ने जिस तरह से मूर्ख और अंधभक्त की बात की थी, तो उसको मैं ज्योतिष के कॉम्बिनेशन आज फिर बता देता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम लोग लेक्चर के रूप में रखते हैं, नोट्स बनाए कि किस तरह से हम कुंडली में इन चीजों को देख सकते हैं। इडियट, मूर्ख, जड़ बुद्धि, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मरकरी और 5th हाउस बुद्धि को सिग्निफाई करता है, यही विजन के कारक भी हैं। विजन जो होता है ना, कि वो दूरदृष्टि होना, वो आपका दृष्टिकोण, वो 5वां घर है। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बुध और 5th हाउस, 5th लॉर्ड पाप ग्रहों के प्रभाव में, बुध 5th लॉर्ड का प्लेसमेंट 6, 8, 12 हाउसेज में, पाप ग्रहों के प्रभाव में। बुध प्लस शनि योग, चंद्रमा केम द्रुम में हो या नीच का हो। केम द्रुम वो कहलाता है चंद्रमा, अगर चंद्रमा अकेला होता है, स्त्री ग्रह होने के कारण, अगर लेफ्ट और राइट कोई ग्रह नहीं है, खाली चंद्रमा है, तो ऐसा चंद्रमा भी आपके अंदर मूर्खता का और डर का भाव पैदा करेगा, जड़ बुद्धि का पैदा करेगा। जड़ बुद्धि 5th लॉर्ड एफ्लेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न ऑन 5th हाउस। अंधभक्त, अंधश्रद्धा, कट्टरता के योग, ब्लाइंड फॉलोइंग, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। 9th हाउस गुरु श्रद्धा, चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मसात होना, तीर्थ मंदिर, धर्म की समझ, और जुपिटर इन सभी विषयों का कारक है। गुरु चंडाल योग, जुपिटर राहु केतु से पीड़ित हो, 6 से 12 हाउसेज में हो, इसमें व्यक्ति ट्रेडिशन, संस्कृति और ज्ञान को छोड़कर पाखंड, अधर्म, मायाग्रस्त होकर व्यभिचार, दुराचार के मार्ग पर चलता है। उसके अंदर कट्टरता, अंधविश्वास और उसकी श्रद्धा विश्वास भी इसी तरह दुष्प्रभाव से युक्त होती है। वो छल कपट करने की सोच रखता है, उसी को वो अपना आदर्श मानने लगता है। 9th हाउस, 9th लॉर्ड इफ्लिक्टेड हो तो ऐसा व्यक्ति अंधभक्त जरूर होगा। राहु केतु से खास है। 9वां घर और 9वें घर का स्वामी अगर राहु केतु के प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है अंधभक्त बनेगा। तो मैंने दर्शकों जो आपको बीजेपी और आरएसएस की हॉरोस्कोप दिखाई है, दर्शकों आप देख लीजिए, जो इनकी दोनों की हॉरोस्कोप में 9th हाउस और 9th लॉर्ड, 9th हाउस और 9th लॉर्ड दोनों की हॉरोस्कोप में राहु केतु के प्रभाव में,
कि ये ज्योतिष का कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में, इसका अर्थ ये हुआ कि आरएसएस और बीजेपी अंधभक्त बनाने की फैक्ट्री है, सबसे बड़े उद्योग हैं। मतलब ये पार्टियां हमेशा अंधभक्त तैयार करेंगी, ये देश को नहीं समझ सकते। और दूसरा बात हिमांशु बता देता हूं कि मोहन भागवत जी ने बॉम्बे में अभी जैन जी के साथ उनका कोई नीता अंबानी के अंबानी ग्रुप के स्कूल में उनका एक प्रोग्राम किया गया था। तो मैं दर्शकों आपको बता देता हूं, चूंकि बीजेपी और आरएसएस अंधभक्त बनाने की फैक्ट्री हैं, जब तक आप जैन जी की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है इन अंधभक्तों ये क्या नाम है, इन जैन जी और जैन अल्फा को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा सपना जो आरएसएस ने जो आप लोगों के मन में बैठा रखा है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र होगा, कभी नहीं होगा। भारत की दशा 6 सितंबर 2025 को मंगल की शुरू हो चुकी है, राहु के नक्षत्र में है, 2032 तक रहेगी। 32 के बाद 18 साल की जब राहु की दशा आएगी वो लगन में ही प्लेस है। ये बच्चे टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश पर शासन करेगी। इसका टेक्नोलॉजी का अर्थ ये हो गया कि ये जैन जी बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं, एआई वाले और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले, ये देश पर राज करेंगे। भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा, और ये आरएसएस के स्वयंसेवक कभी भी क्या नाम है, जैन जी और जैन अल्फा को कभी समझ नहीं सकते। अभी आपको पता है 6 अगस्त को आरएसएस प्रमुख भागवत ने जो की थी, लेकिन जो मीटिंग की उसमें उन्होंने बच्चों को यह कहा कि हमारे अपने बच्चे हैं और ये आतंकवादी नहीं है, जबकि इसके विपरीत इनके एक कारवाक जो अतुल लिमेकर ने उन्होंने टेररिस्ट कहा था। तो ये आरएसएस में अंधभक्त तैयार होते हैं। आरएसएस क्यों इन बच्चों को नहीं समझ सकता? देखिए ये बच्चे जो है जैन जी का, जब हम साइकोलॉजी में आगे वो कंटेंट ले लेता हूं कि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये कहा था कि आचार्य जी आप ये जनरेशन जो है इसकी साइकोलॉजी बताइए। तो उस पर मैं जरूर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इनकी साइकोलॉजी क्या है। जब तक आप इनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक इन बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, उनसे डील नहीं कर सकते। तो आरएसएस और बीजेपी तो कभी नहीं कर सकती। क्यों? उनके स्वयंसेवकों में हमेशा जो उनको सिखा दिया गया, जो बता दिया गया, वो उस पर वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो अपने टॉप लीडर से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। उनको उस चीज को फॉलो करना है, मानना ही है। जबकि ये जनरेशन बिल्कुल इस तरह की नहीं है, अपने माँ बाप से प्रश्न पूछ लेती है ये जनरेशन। तो ये जैन जी और खासतौर से इनके एक सांसद, दिल्ली के सांसद ने जैन जी, जो हमारा जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था हिमांशु, उसको ये कहा कि वहां तो पंचर लगाने वाले बच्चे पहुंचे थे। ये इन बेवकूफों को, हाँ, तो इसलिए आपको देखिए इन लोगों को ये नहीं पता कि वो बच्चे हाईली टेक्निकल थे, कितने कलरफुल ड्रेसेस में पहुंचे थे, कितने लाइवली बच्चे थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था। उन्होंने मीम्स और रील्स के जरिए ही अपनी बातों को कितना अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया था। ये इन नेताओं को अंधभक्ति में, चाहे कोई भी भाजपा हो या आरएसएस के लोग, इन लोगों को पता ही नहीं है कि आप केवल अंधभक्ति ही पैदा कर सकते हो। आपके अंदर कोई चेतना वाला व्यक्ति तो है नहीं। तो चेतना वाला व्यक्ति होता है वो विरोध जरूर करेगा, गलत बात को गलत जरूर कहेगा। जैसे कभी आपने सुना है कि किसी आरएसएस के स्वयंसेवक ने यह कहा कि मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बात कही है, उसका हम विरोध करते हैं? कभी आपने देखा राम माधव कैसे आप आईएसआई के एक मिलिट्री जनरल से श्रीलंका में मिल लिए और पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं? कैसे दत्तात्रेय होसवाले अमेरिका में जाकर के पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बात करो? यहाँ आप हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान भारत करते फिरते हो देश के अंदर। तो किसी भी अंधभक्त ने, बीजेपी के आदमी ने इनसे पूछा? कभी नहीं पूछा होगा। तो इसलिए क्योंकि ये लोग समझ नहीं सकते, तो आप आपके ऑफिस में, आपके कहीं अगर वीडियो जरूर दिखाएंगे किस तरह के अंधभक्त ये पैदा कर रहे हैं। आपने देखो कांवड़ यात्रा में देखें कैसे वो बच्चे कितने चीप डांस कर रहे हैं, लड़कियां भी वो चीप डांस करती हुई दिखाई देंगे, मारपीट कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये ऐसे जैन जी को तैयार कर रहे हैं। ये जैन जी नहीं है बल्कि वो प्योर अंधभक्त हैं, ब्लाइंड, जिसकी मैंने अभी ज्योतिषी कारण बताए। आरएसएस में अंधभक्त तैयार होते हैं और वे अपने लीडर से प्रश्न नहीं पूछ सकते। और इसी तरह भाजपा में मोदी सरकार की जातियों पर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार, चुनावी हेराफेरी, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश, इकोनॉमी, बेरोजगारी, एजुकेशन में आरएसएस के लोगों द्वारा भ्रष्टाचार और उनके अपॉइंटमेंट पर, ट्रंप के द्वारा भारत का अपमान करने पर, महंगाई और अन्य अपराधों पर कभी ये प्रश्न पूछते हुए देखा इन लोगों को, बीजेपी के और इन लोगों को?
तो जब चेतना ही नहीं है, तो आप तो साक्षात, मैंने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा था हिमांशु, कि जब हमारा इमोशनल चीजों से, जब हमारा इमोशनल सब्जेक्ट ज्यादा हावी हो जाते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये इमोशनल सब्जेक्ट है कि हिंदू मुसलमान, आप रिलीजन से, आप जब वो भी भक्ति भी आपकी इमोशनल सब्जेक्ट है, और या हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में, ये भी इमोशनल सब्जेक्ट है, या लव जिहाद, ये भी इमोशनल सब्जेक्ट है। जब आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल सब्जेक्ट पर फोकस करते हो, तो आपकी ब्रेन की जो आपका एनालिटिकल फिल्टर है, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होने लग जाती हैं, तो वो सोचना समझने की शक्ति कमजोर होती चली जाती है। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 5% कैटेगरी वाले, ये जानवरों की कैटेगरी में आते हैं भाजपा और आरएसएस के लोग, जो कि 5% एनालिटिकल हेल्दी है। मनुष्य के अंदर 40%, 35 से 40% होता है, जो विवेक शक्ति जिसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो डॉग, डोंकी और पिग में 5% होता है, कुत्ता, गधा और सूअर में 5% होता है। तो वो रिएक्शन नहीं देते हैं, उनको जो आप आदेश दोगे उसको फॉलो करें। यही आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ है। और जबकि ये जैन जी की साइकोलॉजी क्या है, जैन जी कभी भी, आप सोचिए, एक तो अकाउंटेबिलिटी पर विश्वास करता है, उसको अगर जो अगर टैक्स दे रहा है, उस टैक्स के पैसे की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उसको वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा। आपने देखा नहीं कि किस तरह से जैन अल्फा ने अभी इस समय अलग अलग स्कूल कॉलेज से वीडियो आ रही हैं, मीम्स आ रहे हैं, रील्स आ रही हैं, कि वहां पर टॉयलेट से लेकर के, अगर उनकी क्लासरूम में पानी टपक रहा है, या बिजली नहीं है, या पानी, खाने की कोई चीज नहीं है, उसकी वो चीजें लेकर के सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये बच्चों के अंदर बहुत बड़ी चीज है कि टेक्नोलॉजी के बच्चे बहुत शार्प होते हैं और फैक्ट चेक कर लेते हैं। आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आप इनको कहेंगे वो ये हिंदू धर्म, तो वो तुरंत, वो आजकल चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, चैटबॉट से पूछ लेंगे कि हिंदू शब्द तो विदेशी है। वो एआई से पूछोगे तो हिंदू शब्द तो कोई हमारे वैदिक शास्त्रों में हिंदू शब्द ही नहीं है। तो इस तरह से वो आपको एक्सपोज कर देंगे। तो मैंने आपको बताया, बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह को हॉरोस्कोप में, जो मैं अभी आपको बता रहा था, आरएसएस बीजेपी की हॉरोस्कोप तो मैंने दिखाई, और ये अमित शाह की हॉरोस्कोप है। ये अमित शाह की हॉरोस्कोप देख लीजिएगा कि अब बात हमारी वहीं से शुरू हुई थी कि अमित शाह डर क्यों रहे हैं, तो आज इसलिए बता रहा हूं। बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह के हॉरोस्कोप में मूर्ख, भय, अंधभक्ति और संशय के, डाउट के ग्रह योग हैं। आरएसएस की कुंडली जो मैंने दिखाई, 27 सितंबर 1925, वृश्चिक लगन और मकर राशि की कुंडली है। अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कट्टरता, फॉल्स प्रोपेगेंडा की आइडियोलॉजी, क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप में 9th हाउस, 9th लॉर्ड दोनों राहु केतु के प्रभाव में। मैंने कहा था ना कि आप दोनों कुंडली एक साथ लगाइएगा, जिसका 9वां घर और 9th लॉर्ड दोनों पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति, उसकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती, वो किसी भी थोपी हुई फोर्सेबल आइडियोलॉजी को मानने लगेगा, अंधभक्त हो जाएगा। और बुध मंगल के साथ है इनकी आरएसएस की कुंडली में, अर्थात जो चोरी करने का योग भी मैंने एक बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था। बुध 8th लॉर्ड भी है इस कुंडली का। जड़ बुद्धि मूर्खता के ग्रह योग भी हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में, आरएसएस की कुंडली में 5th हाउस, 5th लॉर्ड जुपिटर पाप ग्रहों के प्रभाव में है। मतलब 5वें घर भी और 5वें घर का स्वामी भी आरएसएस की कुंडली में पीड़ित है। तो इसलिए जड़ बुद्धि, मतलब इडियट होने का, मूर्ख होने का योग इनकी कुंडली में भी है। शनि शुक्र 12वें भाव में है। भोग विलासता, स्त्री शोषण, नारी को भोग की वस्तु समझना, माया, धन, दौलत आदि के प्रति असीम लगाव के योग आरएसएस की कुंडली में है, क्योंकि शनि और शुक्र 12वें भाव में है। इसीलिए ये संस्था कभी भी महिलाओं का सम्मान करने वाली नहीं है। इन मोहन भागवत को, अगर मैं होता उस प्रोग्राम का आयोजक, तो मैं मोहन भागवत से पूछता कि बच्चियों के कपड़ों पर हाथ कैसे लगाया गया, बच्चियां कैसे पीटी गई, इस पर उनको जरूर जवाब देना चाहिए था। इसीलिए कुछ बच्चियां बाहर निकली थी, तो उन्होंने मोहन भागवत के साथ प्रोग्राम की पूरी कलई खोल दी थी। बीजेपी की हॉरोस्कोप में आता हूं, 6 अप्रैल 1980 को बनी है। मिथुन लग्न, वृश्चिक राशि। इनकी कुंडली में भी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कट्टरता, फॉल्स नैरेटिव, फॉल्सहुड, प्रोपेगेंडा और दूषित आइडियोलॉजी का कपट योग है, क्योंकि इनकी कुंडली में भी 9th हाउस, 9th लॉर्ड दोनों राहु केतु के प्रभाव में है। जड़ बुद्धि, मूर्खता, इडियट के भी ग्रह योग है इनकी कुंडली में। और छात्रों, संतान के प्रति प्रेम न होना, पाखंड की भक्ति, क्योंकि 5th हाउस और 5th लॉर्ड दोनों पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, शनि से पीड़ित हैं। जो शनि मंगल से पीड़ित है, राहु केतु के साथ है भाजपा की कुंडली में। बुद्धि का कारक बुध भी राहु केतु और शनि मंगल से पीड़ित है।
केम ध्रुव का चंद्रमा है, इनका चंद्रमा नीच का है बीजेपी की हॉरोस्कोप में, जो छठवें भाव में पड़ा रोग के घर में, उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो केम ध्रुव का भी है, नीच का भी है और मंगल से पीड़ित है, इसलिए बहुत खतरनाक पार्टी की कुंडली है ये। नीच का रोग और रोग के छठवें भाव में मंगल से पीड़ित है, थर्ड हाउस से। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और शनि एट लॉर्ड है। तो इस तरह से आप देखिए। अब आता हूं अमित शाह जी की कुंडली में कि अमित शाह जी डर क्यों रहे हैं दर्शकों। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेना चाहूंगा। अमित शाह 22 अक्टूबर 1964, कन्या लग्न मेष राशि। इनके हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन 9th हाउस इज गुड, अच्छा है, बट 9th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 12th हाउस। 9वां घर का स्वामी 12वें घर में चला गया। 6th लॉर्ड शनि से पीड़ित हो रहा है। ये शनि मंगल की नीच राशि, नीच के मंगल से पीड़ित हो रहा है शनि 8वीं दृष्टि से। अतः इनके अंदर भी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कट्टरता की आइडियोलॉजी है, लेकिन बीजेपी आरएसएस से थोड़ा बेटर है, क्योंकि इनके जुपिटर इनके 9th हाउस में चला गया। इनका 5th हाउस, 5th लॉर्ड शनि नीच के 8th लॉर्ड शनि से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। और साथ ही बुध जो कि राहु के नक्षत्र में, वो भी नीच के मंगल से पीड़ित है। सूर्य नीच का है इनकी कुंडली में, राहु 10th हाउस में बुध की राशि में है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में है। अतः जड़ता, मूर्खता के ग्रह योग अर्थात दूरदर्शिता की कमी, संवेदनहीनता, दोषपूर्ण भक्ति, ज्ञान, शिक्षा, बच्चों के प्रति प्रेम आदि का लगभग शून्य होना, जैसे संवेदनहीन होना, इनके कुंडली में योग है। हेंस अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस सभी के हॉरोस्कोप में पैरानोइया, इसकी जो फीना बीमारी से ग्रस्त होने के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। अमित शाह की हॉरोस्कोप में चंद्रमा 8th हाउस में शुक्र के नक्षत्र में है, और चंद्रमा शुक्र दोनों फीमेल प्लेनेट हैं, दोनों स्त्री ग्रह हैं, 6th लॉर्ड शनि के प्रभाव में। अतः छात्राएं और नारी शक्ति इनके राजनीतिक और अन्य कार्यों के अंत का कारण ठीक उसी तरह बनेगी जैसे मां दुर्गा ने चंड मुंड का अंत किया। अमित शाह की कुंडली सुन लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अमित शाह की हॉरोस्कोप में चंद्रमा 8th हाउस में शुक्र के नक्षत्र में है, और चंद्रमा शुक्र दोनों फीमेल प्लेनेट हैं, और दोनों शनि से पीड़ित हैं, छठवें घर के शनि से। अतः छात्राएं, नारी शक्ति इनके राजनीतिक और अन्य कार्यों के अंत का कारण ठीक उसी तरह बनेंगी जैसे मां दुर्गा ने चंड मुंड का अंत किया था। इसी तरह भाजपा की हॉरोस्कोप भी मैंने आपको दर्शकों को पहले कई प्रोग्राम में कहा कि ये जो समय चल रहा है मंगल की दशा में ही भारत की, आरएसएस और बीजेपी का अंत हो जाएगा इस देश से। किसी और फॉर्म में ये पार्टियां बन जाएंगी, लेकिन आरएसएस इस रूप में तो आरएसएस और बीजेपी खत्म होने वाली हैं। बीजेपी के हॉरोस्कोप में भी मून वीनस की दशा जो क्रमशः 6th हाउस और 12th हाउस में चल रही है, प्लेस हैं, उनकी चल रही है। दोनों फीमेल को सिग्निफाई करते हैं। चंद्रमा 6th हाउस आंदोलन, लिटिगेशन, बीमारी, इलेक्शन फाइट्स के भाव में है, और आंदोलन, क्रूरता, हिंसा को सिग्निफाई करने वाले मंगल से प्रभावित है। अतः नारी शक्ति अर्थात देवी शक्ति भाजपा शासन को इनके शीर्ष नेतृत्व का अंत करेगी, ये नारी शक्ति। अमित शाह की हॉरोस्कोप में जुपिटर, मरकरी और उसमें केतु की प्रत्यंतर दशा 24 अगस्त से शुरू हो रही है। दर्शकों आगे आने वाले समय होता है 24 अगस्त से, जब केतु की प्रत्यंतर दशा अमित शाह की हॉरोस्कोप में शुरू होगी। इनके D10 चार्ट में मंगल केतु लग्न में है और शनि से पीड़ित हो रहे हैं। अतः मंगल 4th हाउस में शनि को पीड़ित कर रहा है। मंगल धनु लग्न की इस हॉरोस्कोप का 12th लॉर्ड भी है। अतः इन्हें हेल्थ और पॉलिटिकल कैरियर में भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। ये दशा 11 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। तो इसमें अमित शाह के लिए आ रहा है। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं, अगले प्रोग्राम में डिटेल में उस पर चर्चा करूं। जैन जी का फियरलेस, जैन जी, जैन अल्फा, इस टेक्निकल पीरियड की इस जनरेशन ने जो बहुत क्रिएटिव, लाइवली, ह्यूमरस एंड इनोवेटिव है, साथ में फियरलेस, पूरे देश के सभी वर्गों, सिस्टम्स, ब्यूरोक्रेसी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स है, जुडिशरी, मीडिया, आम जनता, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट के अंदर से डर पूरी तरह इस जनरेशन ने खत्म कर दिया है। इन्होंने 2001 से 2007 और 2007 में कॉर्पोरेट को हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो इनकी जो मोदी जी की ओर की छवि बनाई गई उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अब मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की जो आर्टिफिशियल फेक और 56 इंच की छाती और बेहद ईमानदार हैं, गुजरात मॉडल, ग्रेट ऑरेटरी पावर, पॉलिटिकल विजडम, विकास प्रेमी, विश्वगुरु, हिंदुत्व प्रेमी एक्सेट्रा की फॉल्स नैरेटिव स्टोरी, जो प्रोपेगेंडा का जो इमेज बनाई गई थी, उस गुब्बारे को इस जैन जी, जैन अल्फा ने पूरी तरह बर्स्ट कर दिया है। उनके 2001 से सार्वजनिक जीवन में जो जो कारनामे देश और दुनिया को नहीं पता थे, उन्हें वीडियोस,
मीम्स, रील्स के जरिए सोशल मीडिया में वायरल करके एक्सपोज कर दिया। उनके राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति को भी एक्सपोज किया। बच्चों ने तो बड़े इनोवेटिव नारे वायरल कर दिए। ये कंटेंट है, ये मेरे नारे नहीं है, बच्चों के नारे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं, देखो कितने बच्चे हमारे इनोवेटिव हैं। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। एक और बहुत सुंदर नारा था, चाय पीकर जिसके हाथ में झूठा कप देना था उसके हाथ में देश दे दिया, अब बोलते हो विकास चाहिए। तो ये जैन जी रिवोल्ट कब करती है? जैन जी का देखो, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैन जी की साइकोलॉजी क्या है। ये कंटेंट है, ये हर माँ बाप को, जो जिनके घर में जैन जी है, मेरे घर में भी एक बच्चे जैन जी हैं, तो ये माँ बाप को सुनना चाहिए। जैन जी जो बॉर्न है 97 से 2012, और 2012 के बाद 26 तक जो है वो जैन अल्फा है। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैन जी की, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल, ऑलवेज ऑनलाइन, एक्सपर्ट इन मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज एंड प्रिफर शॉर्ट टर्म कंटेंट, रील्स एंड टिकटॉक, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये भेदभाव नहीं मानते, जात पात नहीं मानते, इसलिए आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा तो फेल हो गया। ये मानते ही नहीं है। They are the most diverse generation, open-minded about race, ethnicity, gender and sexuality। मतलब जो आजकल LGBTQ है, और आइडेंटिटीज आर एक्सेप्टेड, किसी भी तरह की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती हैं। इनके अंदर हिंदू मुसलमान, कास्ट एंड क्रीड, देश विदेश, भाषा, संस्कृति आदि का कोई भेदभाव नहीं होता। दरअसल एक ये सच्चे फॉर्म में वसुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। व्यवहारिक बहुत होते हैं, प्रैग्मेटिक हैं। दे फोकस मोर ऑन रियलिटी देन ड्रीम्स। दे वैल्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। देखो ये इसीलिए फेक न्यूज को इनकी जो बीजेपी की आईटी सेल है टोटली फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये रियलिटी में बिलीव का, जो भी आईटी सेल के आंटी अंकल व्हाट्सएप ग्रुप के भेजते हैं तो ये उनको फैक्ट चेक कर लेते हैं आजकल, तो इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सोशल एक्टिविस्ट बहुत अच्छे होते हैं, ये वेरी एक्टिव ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, सोशल जस्टिस, मेंटल हेल्थ, condition of elder people, they prefer serving elderly people, they are very empathetic, love to serve, और authenticity मतलब ये सत्यता को बहुत पसंद करते हैं। they dislike anything like fake, they seek transparency in brands, leadership and relationship। इसलिए ये मोदी शाह भाजपा संघ गोदी मीडिया की आइडियोलॉजी को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, और सोशल मीडिया कंटेंट राहुल गांधी, एक्टर विजय जैसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें इनका जो है ये कब रिवोल्ट कब कर देते हैं, तो रिवोल्ट करने का, ये आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं, इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूं। जैन जी यूथ आंदोलन के लिए कब मजबूर होते हैं? जैन जी इज जनरली पीसफुल, डिजिटल, एम्पैथेटिक, इश्यू बेस्ड इन एक्टिविज्म, लेकिन जब बहुत लंबे पीरियड से एक्यूमुलेटेड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और उन्हें कोई इमीडिएट ट्रिगर या स्पार्क मिल जाए तो ये बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतर आते हैं, और बिना सिस्टम को चेंज किए वापस नहीं आते। मतलब वर्ल्ड की सारी लीडरशिप के हिस्से में चेंज आएगा। अगर इनके मन में धुन सवार हो गई तो ये सत्ता पलट के मानेंगे। प्रोटेस्ट का पार्ट 1, सीजेआई के युवाओं की बेरोजगारी का मजाक उड़ाने से हमारा ट्रिगर शुरू हुआ, उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट कहने से शुरू हुआ। एजुकेशन में करप्शन, पेपर लीक से हुआ, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से तो केवल पॉज हुआ है। 2 अगस्त को मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो अब सीधा वहां शुरू हो गया उनका क्या नाम है झारखंड में। और एक और चीज है, अनफेयर पॉलिसीज, जॉब कोटाज, फेवरेटिज्म और बेनिफिट्स गिवन टू एलिट्स और द पीपल एसोसिएटेड विद पावर्स, ये उस चीज को भी बहुत नापसंद करते। प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डोमिनेंस ऑफ ओल्ड एलिट्स, मोदी, शाह, अंबानी, अदानी, ज्ञानेश गुप्ता, ज्यादातर वैश्य कम्युनिटी और बिजनेस फैमिलीज के द्वारा और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो हमारा एरोजन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है, वोट चोरी, एसआईआर, लोकल ब्यूरोक्रेसी के इस्तेमाल से, वोट एडिशन डिलीशन से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के दुरुपयोग से, जबरन चुनाव जीतना, अन्य विपक्षी दलों के एमपीज एमएलए खरीदना, राज्यपाल और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से सत्ता हड़पना आदि, लोगों की आवाज, मीडिया का दमन, प्रश्न पूछने वालों पर फर्जी मुकदमे लगाना, एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इस चीज को ये लोग बहुत निगेटिव मानते हैं और ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी है इनके पास में,
इनको कोई लाला का अखबार नहीं चाहिए अपना विज्ञापन देने के लिए, तुरंत सेकंड्स में पूरे वर्ल्ड लेवल में आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्सेलरेट्स मोबिलाइजेशन, बट बैनिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म create even stronger backlash. They backfire. These movements are often leaderless or student-led, creative, using art, music, videos, reels, memes, and largely non-partisan. आपने देखा था कि जब आंदोलन तो सीजेपी से शुरू हुआ था, फिर वांगचुक आ गए इसके अंदर, लेकिन आज कोई वांगचुक के बारे में बात कर रहा है ना। तो इस आंदोलन को आप दर्शकों सुनिए कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मैं बार बार मंगल और बुद्ध का कनेक्शन बता रहा हूं, ये स्वतः छात्रों का आंदोलन है। अब वो छात्र झारखंड का हो चाहे उत्तर प्रदेश का, कहीं का भी हो, मतलब इस देश की सत्ता को अगर पलटेगा कोई सीजेपी नहीं बदलने जा रहा है, कोई अभिजीत दिप्ते नहीं बदलने जा रहा है, ये स्वयं छात्र ही इस चीज को टेकअप कर लेंगे। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट अपने यहाँ होने जा रही है। एक तो मैं आपको बता देता हूं, जो है हिमांशु, मैंने आपको इंडिया और उसकी हॉरोस्कोप दिखाई थी, जो आज ग्रहों की स्थिति है। दर्शकों 18 सितंबर को मंगल, 18 अगले महीने में 18 सितंबर को जब मंगल राशि बदल करके कर्क में आएगा, उस समय में 9th हाउस को प्रभावित करेगा। और इस समय जो मैंने दोनों हॉरोस्कोप दिखाने का मतलब ये था कि मंगल जो है राहु को प्रभावित करेगा उस समय 8वीं दृष्टि से, जो इस समय 10वें घर में चला है। सत्ता पलटने के लिए हमारे पास, हमने जब रिसर्च की थी कि किसी देश में सत्ता परिवर्तन कब होता है, तो राहु मंगल का कनेक्शन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आता है। तो ये 18 सितंबर से कोई बहुत बड़ा आंदोलन फिर एक और खड़ा होगा, जो अल्टीमेटली, जिसमें जुडिशरी के ऊपर, अभी अभिजीत दिप्ते ने कुछ 2 दिन पहले कहा भी है इस तरह का कि दे आर नॉट हैप्पी, आज की जो जैन जी है, दे आर नॉट हैप्पी विद द जुडिशरी, कि जुडिशरी पूरी तरह कंप्रोमाइज हो चुकी है, और मीडिया पर भी। तो जो 18 सितंबर को जो मंगल राशि बदलेगा, वो भारत की कुंडली में तीसरे घर में प्रवेश करेगा, और 3rd हाउस जो होता है वो मीडिया का होता है। तो मीडिया के पिटने का, मीडिया के खिलाफ आंदोलन, विरोध जबरदस्त बढ़ेगा पूरे देश भर में, क्योंकि मीडिया ने बहुत बड़ी गद्दारी की है। और साथ में जुडिशरी को भी, और 9th हाउस से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, क्योंकि अभी सीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से देश में चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से एमपीज एमएलए खरीदे जा रहे हैं, कि एक इलेक्शन सिंबल पे आप चुनाव जीत के आते हैं, फिर आप पार्टी बदल लेते हैं, तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। तो दर्शकों आज बता देता हूं कि अगले महीने जब मंगल कर्क राशि में आएगा, दशा तो अभी भी मंगल की खराब है, आंदोलन तो अभी भी है। छात्र इस बात के लिए अगला आंदोलन करने वाले हैं, शिक्षा से हटके जो चुनाव की हेराफेरी है, गड़बड़ी है, ये जितने भी भगोड़े और दल बदलू जो हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में जनता के द्वारा पीटे जाएंगे। ये जनता का विरोध का सामना करेंगे, उनका क्रोध का सामना करेंगे, क्योंकि जनता को वोट का उन्होंने धोखा दिया है। दूसरा, वो न्यायालय के प्रति भी बहुत अपना रोष प्रकट करने वाला है, न्यायालय का ऊपर भी उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह सोशल मीडिया में बढ़ने वाला है। अब मैं एक ये हॉरोस्कोप डिस्कस करता हूं, आपको बता देता हूं। इस 12 अगस्त को ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और ये सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, वो इसमें आप देखिए कि पाप कर्त्री जो योग मैंने समझाया, इतना समझे, मेष लगन में शुरू होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं देखा जाएगा, लेकिन खगोलीय घटना है, मतलब सूर्य को तो आप, सूर्य के अस्तित्व को तो नहीं आप खत्म कर सकते। तो सूर्य का अर्थ होता है हिमांशु राजा, जो गवर्निंग बॉडी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब है राजा के लिए कष्ट। ये हमारे वैदिक ज्योतिष की कई, ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब है, अक्सर मैंने आपको दिखाता रहता हूं, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, इक्लिप्स का ये हॉरोस्कोप, ये बुक है। तो इसमें यह है कि राजा के लिए कोई भारी कष्ट आने वाला है। तो दुर्भाग्य ये है, जो हमारे डेमोक्रेसी में 4 पिलर कहे गए हैं, एग्जीक्यूटिव, आपका जुडिशरी, पब्लिक और मीडिया, तो इसमें मीडिया का हाउस पाप कर्त्री में आ रहा है। सो मैं इस सूर्य ग्रहण से भी देख रहा हूं कि राजा और राजा को सपोर्ट करने वाली गोदी मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन एक दिखाई दे रहा है, इस सूर्य ग्रहण के कारण दिखाई दे रहा है। ये ग्रहण लगभग 12 अगस्त को 10:27 पर शुरू होगा। मैक्सिमम इस ग्रहण का 11:16 पर है, 23 hours 16 पर, और अगले दिन 13 तारीख को ठीक 12:04 पर खत्म हो जाएगा, 24 hours
4 मिनट में खत्म हो जाएगा। भारत में नहीं है, भारत की हॉरोस्कोप का 12th हाउस उदय हो रहा है इसमें। बीजेपी की कुंडली का 11th हाउस उदय हो रहा है, अमित शाह की कुंडली का 8th हाउस उदय हो रहा है। दशा जो है भारत की कुंडली की मंगल राहु की चल रही है, बुध की, सूर्य की और शनि की, जब ये ग्रहण पड़ रहा है। और बीजेपी की कुंडली की दशा मून वीनस, और अमित शाह की कुंडली में जुपिटर मरकरी। तो ये इनके लिए अमित शाह बीजेपी की कुंडली में तो ये बहुत ज्यादा खराब समय दिखा रहा है। ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है कि जिसमें सत्ता परिवर्तन का योग मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ में एक एस्ट्रोलॉजिकल घटना और घट रही है, ये सूर्य संक्रांति आ रही है। 17 अगस्त को सूर्य राशि बदलेगा। इसमें भी आप देखिए 10वें भाव पर सिंह लगन बहुत बुरी तरह पीड़ित हो रहा है। सिंह राशि 4th हाउस होता है, और 4th हाउस का मतलब होता है आपका डोमेस्टिक हालात, डोमेस्टिक। तो हमारे देश में गृह युद्ध जैसे फिर हालात पैदा होंगे। ये सोलर संक्रांति जो 17 अगस्त से अगले 15 सितंबर तक का जो महीना है, ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे, दुर्घटनाएं होंगी, आम जनता का जान माल का बहुत नुकसान होने वाला है, बाढ़ आदि की समस्या भी बहुत ज्यादा आने वाली है। और साथ में ये जो है छात्रों महिलाओं का, इस आंदोलन में एक चीज हमने देखी थी, छात्रों महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब एक हॉरोस्कोप और मैं आपको चर्चा करता हूं कि 15 अगस्त आ गया है। इस अगले प्रोग्राम में मतलब हमारा 15 अगस्त को पड़ेगा। तो उसकी हम जब एक वर्षफल देखते हैं, एनुअल हॉरोस्कोप, वार्षिक फल किसी का जब देखा जाता है, तो जब आपकी सूर्य की डिग्री उसी डिग्री पर आ जाए जिस समय आपका जन्म हुआ था, तो वहां से वर्षफल शुरू होता है। तो हम पूछते हैं कि हमारा ये वाला साल कैसा जाएगा। तो दर्शकों, आजाद भारत की कुंडली को का एनुअल हॉरोस्कोप भी हमें स्टडी करना चाहिए कि देश की राजनीति में कोई भूचाल तो नहीं आने वाला है। तो उसको भी हमें पढ़ने के लिए, ये एनुअल हॉरोस्कोप है नीचे बॉटम में। ये जब भारत की एनुअल हॉरोस्कोप जो शुरू हो रही है वो कर्क लगन में शुरू होगी। और मुंथा जो है, इसमें मुंथा एक मैथमेटिकल पॉइंट होता है जो कनेक्ट करता है जन्म की कुंडली को और आपकी क्या नाम है गोचर की कुंडली को। तो 6वें भाव में मुंथा आई है। मुंथेस जो है एक्सोल्टेड है, लग्न में पहुंच गए हैं। 3rd हाउस बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है शनि मंगल से। इस एनुअल हॉरोस्कोप में मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट दिखाई दे रहा है। मीडिया और पड़ोसी देशों से संबंध कोई खराब होने वाले हैं आपके, मतलब 3rd हाउस पड़ोसी देशों का भी होता है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, पड़ोसी देश का मतलब पड़ोसी। तो ये जो भारत का वर्षफल ये बताता है कि पड़ोसी देशों से कोई भयंकर आपके तनाव बढ़ने वाले हैं। साथ में मीडिया का सर्वनाश होने वाला है, जो गोदी मीडिया का सर्वनाश का युग आ गया है। और जब भी तानाशाह जाता है तो उसके बाद जनता सबसे ज्यादा जो है किसी को पनिश करती है तो मीडिया को करती है। और इसमें मुंथा भी जो है शनि मंगल दोनों से पीड़ित हो रही है। तो ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। जुपिटर इसका ईयर लॉर्ड बनेगा जो 9th लॉर्ड है। मुंथा इन 6th हाउस ज्योतिष के अनुसार खराब मानी गई है। थेफ्ट, एनिमीज, डेथ, डिजीज, एक्सीडेंट, लिटिगेशन, prediction. If Munta is placed in 6, 8, 12 and afflicted by Mars, Saturn, Rahu, it is extremely bad. 10th lord in 12th house, सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस एनुअल हॉरोस्कोप में भारत की। 4th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है वीनस और afflicted by Mars, Saturn. 3rd house है afflicted by Mars, Saturn. Extremely bad for media, TV, print, as moon लग्ना लॉर्ड is also afflicted. तो ये हॉरोस्कोप के साथ एक टेक्निकल चीज सुनाते हुए फिर खत्म करने जा रहा हूं। हमारे जैन जी जो हमारे जो ये आज के यूथ हैं हिमांशु, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं जब इनको सुनता हूं तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा देश बड़ा बहुत सुरक्षित हाथों में जाना, हमारा सबका भविष्य है। वो आप भी जैन जी में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए बहुत नॉलेजेबल है। इनको संविधान का बारे में भी पता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पता है। तो अक्सर लोग मेरे से कहते हैं तो मेरा प्रोग्राम एजुकेटिव प्रोग्राम भी है। तो मैं आज आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, उसके साथ ही प्रोग्राम समाप्त करूंगा, कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। आज बहुत सारे बच्चे अगर नहीं देखते हो तो इस प्रोग्राम के जरिए वो अपने नोट्स बना सकते हैं, जान सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, फ्रीडम का मीनिंग क्या है। हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, बधाइयां भी दे देते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन हमें फ्रीडम का असली मीनिंग नहीं पता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी नहीं हमें पता है, लेकिन हमें पता होने चाहिए। जैन जी को तो पता है,
लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है, हमें एक योगेंद्र यादव जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका एक बहुत अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट पसंद आया किसी वीडियो में। वो कह रहे थे कि इस देश की बर्बादी, सुन लीजिए हम सब लोग, मैं भी उस पीढ़ी में आता हूं, कि इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान उनका है जो सन 60 के बाद पैदा हुए हैं और अभी भी हैं, मतलब आपके मिलेनियम या उससे पहले वाले। तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज किया, ये सबसे ज्यादा आलसी, निरर्थक और सेल्फिश हो गए। इन्होंने सत्ता, ये पिट रहे हैं, लिंचिंग भी देख रहे हैं सड़क पर, ये भेदभाव भी देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद को तोड़ते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन खामोश रहे हैं। तो लेकिन ये अगर जैन जी नहीं होते तो हमारे देश में सत्ता परिवर्तन की होप भी नहीं पैदा होती। तो ये बच्चों ने हमारे लिए अंदर एक साहस पैदा कर दिया कि हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि ये सत्ता तो जाने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज और जल्दी से मैं सुनाता हूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है हिमांशु, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो क्या नाम है, इस दिन हमारे अगस्त क्रांति शुरू हुई थी। ये जो अगस्त क्रांति का आज ही के दिन भारत छोड़ो और क्या नाम है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। तो आज बच्चों, पहले इस प्रस्तावना के पढ़ने के बाद ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप कॉरपोरेट की दलाल, इजराइल अमेरिका की दलाल सत्ता को छोड़ने का नारा दीजिए कि अमेरिका इजराइल की दलाल सत्ता, भारत छोड़ो, इस तरह का 9 अगस्त के दिन आप आंदोलन का आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है भारत की ये प्रस्तावना। इसके साथ मैं आपको खत्म करता हूं प्रोग्राम। ये राइटअप है, शेयर कीजिएगा जरूर। भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith in worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्तावना बनी थी। Do hereby adopt, enact, and give to ourselves the Constitution. Meaning of freedom in a democracy. Freedom in a democracy means empowering individual to live authentically while contributing to a shared governance system, and people collectively hold power, ability to vote for office and engage in political process without coercion, arm twisting and compulsion. This includes fair elections and representation, gender, caste and class of each section. फंडामेंटल राइट हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to equality, gender, caste and creed, racism, right to freedom of religion, faith and belief, right against exploitation, right to constitutional remedies, cultural and educational rights. These fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restrictions as necessary for the protection of public interest. Constitution says that the responsibility of the legislature, means politician, government, bureaucracy, institution, is not just to provide fundamental rights, but also more importantly to safeguard them. They act as limitation on the power of legislature and executive under Article 13, and in case of any violation of these rights, Supreme Court and High Court have the power to declare such legislature or executive action as unconstitutional and void. The world is mad today. It runs after dissection and despotism, oppressive absolute power and authority exerted by government. The enormous hatred generated against human life and achievement has left no sense of humanity or human love in the words politics of today. We must, इसीलिए इस 15 अगस्त पर हम एक रेजोल्यूशन लें। एक रेजोल्यूशन हम सबको लेना चाहिए अपने घरों में। बच्चे हमारे, हम चाहेंगे कि जैन जी बच्चे, जैन अल्फा बच्चे अपने अपने माँ बाप को इस रेजोल्यूशन को 15 अगस्त के दिन शेयर करें। और मेरी आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन वर्ड्स को अपने घर में शेयर करें, डिस्कस करें। वी मस्ट फोकस फ्रीडम फ्रॉम वांट, freedom from hatred,
freedom from discrimination, jealousy, freedom from hate speech, freedom from fear war, freedom from frustration, corruption, nepotism in life, freedom from violence, freedom from exploitation, freedom from dishonor, freedom from early death and disease, freedom from sexual assault on females. Five virtues are necessary for freedom: absence of tolerance, intolerance, compassion or fellow feelings, knowledge, freedom of thought and conscience, freedom from fear, frustration, despair, corruption. मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। डेमोक्रेसी का मायने क्या है? ये एक देश या समाज को चलाने का ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों के पास ही देश या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की पावर होती है, जिसे वे अपने वोट के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके कंप्लीट करते हैं। इसकी रूट या जड़ या फिलॉसफी है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक निर्णय एंड पॉलिसीज। इसकी आत्मा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो जिस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो उसकी प्रजातंत्र की आत्मा मर जाती है, जो हमारे देश में हो रहा है। तो आज युवाओं से कहें, मेरा आह्वान है कि बच्चों, इस आत्मा को मरने से आप बचाइए और इलेक्शन के आप जो आपने रेजोल्यूशन लिया उसको जल्दी शुरुआत कीजिए कि इस इलेक्शन को, इलेक्शन कमीशन को और इनसे जुड़े हुए लोगों को जरूर प्रोटेस्ट के जरिए इनको ह्यूमिलेट करिए। इनके परिवार लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। इक्वल क्योंकि मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, डेमोक्रेसी की आत्मा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इक्वल वोटिंग राइट्स, इट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड क्लास। इसमें सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी में लीडर्स पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेमोक्रेसी में। द टर्म कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल। इट मीन्स रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। वोटर की उदासीनता, एपैथी, लो टर्नआउट, इलेक्शन मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया कंट्रोल, एलीट कैप्चर, अगर मीडिया का कब्जा हो जाए सरकार पर, सत्ता पर और मीडिया पर, क्रोनिक कैपिटलिज्म और कंट्रोल ऑफ फ्यू पावर पर पीपल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इसको कमजोर करने वाले सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं हमारे इस डेमोक्रेसी के। इसलिए फिर चलते चलते मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश को भगवान, हे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इन बच्चों को, युवाओं को आशीर्वाद दीजिए कि अपने संघर्ष में आगे भी इस देश की सारी सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकें। और हम बड़ों को, हमारे लोगों को चाहिए कि हम इन बच्चों को ब्लेसिंग्स देते रहें और इनको लव अफेक्शन दें। बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनके अंदर कंपैशन बहुत है। इनको केवल आप प्यार से सुनिए। जो भागवत जी ने सही पहचाना इस बात को, तो कि इनको सुनना चाहिए। ये बहुत लॉजिकल और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर आपने जो है चीजें बताई हैं। काफी कुछ हम आपसे सीखते हैं और इस बार भी सीखा है। हमारे दर्शक इस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आचार्य जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी, आचार्य जी का।